हेलो एवरीवन। तो हम आज शुरू करते हैं कुछ एक और बेसिक कंसेप्ट जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड बीबीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और हाइब्रिडेशन के क्वेश्चंस। तो ये आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है। आपको कुछ एक ऑक्साइड दे रखे हैं यहाँ पे। ये एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। आपने इसमें बताना कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप टोटल जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस करके देख सकते हैं। अगर आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में आते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम में रहेगा। तो पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हम जानते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 5। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 6। नाइट्रोजन के कितने एटम यहाँ पे? 2। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 16। नहीं, ये ओड नहीं है, इवन है। सेकंड लेते हैं NO। यहाँ पे नाइट्रोजन 5 और 6 11। तो यहाँ 11 आ रहे हैं तो ऑड नंबर है, तो यहाँ डेफिनेटली होगा। NO2 भी देखते हैं, देखो 5 और 6, क्योंकि ऑक्सीजन के 2, 6 2 12 और 5 17। ये दो और नंबर आ रहे हैं। किसमें? दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका आंसर वो रहेगा, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका ये इसका आंसर रहेगा, दिस वन विल योर आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ओनली नेटवर्क सॉलिड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। हम जानते हैं डायमंड और जो सिलिका ऑक्साइड रहता है आपका, सिलिकॉन ऑक्साइड, उसमें नेटवर्क सॉलिड रहता है। डायमंड का आपको पता टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर रहता है, और सिलिका का भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसमें सिलिका SiO(Si) बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए, और दिस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और इसी वजह से ये हार्ड होते हैं सब्सटेंस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ भी आपका क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक ऑक्साइड बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अब ये पूछा हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत सिंपल सा है इसका आंसर भी। इसमें आपने टोटल काउंट कर लेना, नहीं तो आपके देखेंगे जो ऑक्साइड है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं पोटाशियम की ऐसे बैलेंसी देखें तो ये +1 इसकी रहती है, एक बैलेंसी होती है। और ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है 6 6 2 12 और 13। तो यहाँ देखिए ओड नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें होगा। यहाँ देखते हैं, चलिए। पोटाशियम की 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 6। तो उसको प्लस करके देखते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन के दो दो हैं, तो 6 2 12, 3 15 और 16 नहीं, ये इवन नंबर आ रहा है आपका। कैल्शियम में देखिए, यहाँ कैल्शियम की आती है 2, और ऑक्सीजन की 6 6 2 12 और 2 14 नहीं। और यहाँ भी देखते हैं नाइट्रोजन की 5 है, और ऑक्सीजन की होती है 6 2 12, पर इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस कर देंगे। तो ये भी कितनी आ रही है आपके पास? 12 और 16। तो आपके पास इसका एक ही आंसर आ रहा है, जिसमें आपके पास क्या नजर आ रहे हैं? आपको ओड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो बहुत इजी से इसको हम देख सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका KO2। KO2 ओनली। तो ये KO2 ओनली दे रखा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड डेफिनेटली हम देखते हैं, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यही कोवलेंट नजर आ रहा है, क्योंकि ये आयनिक होगा। क्योंकि आपके हमने पढ़ा है कि जो भी ऑक्साइड या हैलाइड आपके हैं, अगर स्मॉल साइज के हैं, क्योंकि यहाँ केटाइन सब में सेम है। देखिए एल्यूमिनियम सब में सेम है। ठीक है, आपको क्या देखना है? आपको हैलाइड देखना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड विल बी कोवलेंट इन नेचर। क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पे ये इसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होती है क्लाउड की वजह से। ठीक है, तो क्लाइड में जो आपका पोलराइजेशन ज़्यादा होने से इसमें फजान रूल लगता है, तो ये कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको पता है ये तो डेफिनेटली आयनिक रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फेट आयन रहता है, और सल्फेट आयन में भी हाई, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा आयनिक पावर रहती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड ही रहता है ये। अगला क्वेश्चन चलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ भी इसके स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नेट जीरो हो जाता है। ये भी आपके देखो लीनियर है, ये भी आपका टेट्राहेड्रल, टोटल नेट डाइपोल जीरो हो जाता है। ये भी इसमें टोटल नेट डाइपोल आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये बचा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, इनके बेंड स्ट्रक्चर रहते हैं, इसलिए लोन पेयर, और इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट रहता है। तो इसका आंसर बी रहेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय।
तो हम जानते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी में होता है और पी जेड में लास्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इसके पी पी आपके ऑर्बिटल होंगे वो एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा इसमें, ऐसे F2 मॉलिक्यूल में। F2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड होता है FF के बीच में, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसका भी 2p-Z ऑर्बिटल होता है और उसका भी 2p-Z। तो हम कह सकते हैं पी जेड और पी जेड कौन सी ओवरलैपिंग करता है, एंड टू एंड ओवरलैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द HCH बॉन्ड एंगल, मीथेन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का रहता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन HOH बॉन्ड एंगल बिल। तो पता बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन रहती है, जब लोन पेयर ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे कम हो जाता है, वाटर में बॉन्ड एंगल 104 के करीब करीब रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर। वाटर में देखो, इन वाटर और sp3, ये भी मीथेन और वाटर की हाइब्रिडेशन सेम ही है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन भी sp3 है और यहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, पर यहाँ सारे के सारे बॉन्ड एंगल हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर हैं, और यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर के साथ दो लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है। ये दो बॉन्ड पेयर है देखिए, और बाकी दो जो होंगे लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर बढ़ने से हमेशा आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। आगे चलती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो इसमें आपको पूछा कि इसमें किसकी स्ट्रेंथ रहती है, तो हम चेक करते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं SS बॉन्ड, S के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, P के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और P और S के साथ ही सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। पर जब हम अलोंग द एक्सिस देखें तो उसमें डायरेक्शनल करैक्टर को अगर काउंट करें तो डेफिनेटली डायरेक्शनल करैक्टर के हिसाब से हमारा जो बॉन्ड रहेगा, PP ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके बाद PS, फिर लास्ट में SS रहेगा। तो उसका सही आंसर ये है। काफ़ी हद तक बच्चे इसको इस तरीके से करते हैं, बी आंसर लगाते हैं, पर उसमें बी नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शनल करैक्टर भी देखा जाता है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर किसका होता है, P का। तो P का डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होने से ओवरलैपिंग भी ज़्यादा एक्सटेंड में होती है, तो PP बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन PS देन SS। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एज्यूमिंग द बॉन्ड डायरेक्शन to the z axis, which of the overlapping of atomic orbitals of two atom A and B will result bonding। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेंगे आपके, जब अगर आपकी जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस आप क्या कर रहे हैं, उनको इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर पहला इसमें ऑप्शन दिया है ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी एक्स, नहीं, डेफिनेटली पी एक्स आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे। सेकंड देखते हैं एस ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी जेड, हो सकता है पी जेड ऐसा होता है, देखिए अलॉन्ग द एक्सिस आता है और एस स्फेरिकल होता है, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है भाई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसमें। फिर पी वाई एंड पी जेड नहीं, ये भी दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो आपका वन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, एस ऑर्बिटल ऑफ बोथ एंड, डेफिनेटली एस और एस कंबाइंड होके सिग्मा बनाते हैं, तो उसमें 2 और 4 ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर आएगा दिस वन। मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ एक मॉलिक्यूल दे रखा है AX2LN, यहाँ पे L लोन पेयर है और X जो है बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं, और आप इसको रीड कर सकते हैं, वेयर रिप्रेजेंट लोन पेयर एंड N इट्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट A एंड X। तो A और X में बॉन्ड है, आपको XX बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है। तो यहाँ स्टेटमेंट लगाई हुई है कि ऑलवेज डिक्रीज विद एन इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज इफ एन इंक्रीज, विल बी मैक्सिमम फॉर N3। ये तो बिल्कुल, जनरली डिक्रीज इफ एन डिक्रीजेस। तो देखो, जैसे मैंने बताया आपको, लोन पेयर जब भी किसी मॉलिक्यूल में बढ़ जाते हैं तो लोन पेयर आपस में ज्यादा पुश करते हैं एक दूसरे को। जब लोन पेयर पुश करेंगे तो वो आगे को पुश करेंगे बॉन्ड को, तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी सही स्टेटमेंट ये आएगी, इसका आंसर ऑलवेज डिक्रीज इफ एन इंक्रीज। जब आपका एन नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टेट्रासाइनोइथिलीन। तो टेट्रासाइनोइथिलीन आपको पता है कि ये इथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, और जो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं वहां पे आप क्या लगा देंगे, साइनाइड लगा देंगे, CN बॉन्ड। तो ये देखिए, ये CN हम जानते हैं, सी का साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो उसमें पूछा क्या गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो। तो आप काउंट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें बनेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड देखें तो ये सिग्मा है एक, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में 3 अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, ठीक है। तो एक सिग्मा और 2 क्या होंगे इसमें, पाई बॉन्ड होंगे आपके। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, तो कुल इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका रहता है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो ये
आपका इस तरीके से आपका रहता है ये मॉलिक्यूल्स, और ये एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ई है आपका N2O5 का, ठीक है। N2O5 में अगर आप देखें तो उसमें पाई पूछा गया इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बॉन्ड प्रेजेंट, तो उसमें बाकी तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है जहाँ पाई और सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। और जो आपको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने हैं, एक यहाँ बना हुआ है देखिए, इस वाले ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का, और इस वाले नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है ना, और लोन पेयर रहने के नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्चुअली 3 होती है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखिए 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और ये 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, और बाकी जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट करता है, दूसरे वाले ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड सॉरी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, और बाकी सारे के सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप इसको देख सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो हम जानते हैं ज्योमेट्री इसकी कैसे बनती है। नाइट्रोजन टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में होता है, इसमें 3 वर्टिसेस में आपके 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन एट 1 वर्टिस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, अदर 3 नहीं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट रीड करिए दिस, ये स्टेटमेंट मैंने रीड कर ली। नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, 3 ऑफ द वर्टिसेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय द 3 हाइड्रोजन। थर्ड है नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटर, नहीं बिल्कुल गलत है। तो नाइट्रोजन एट द जंक्शन ऑफ टी, 3 ओपन एंड, नहीं बिल्कुल गलत है भी, टी की तरह स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर रहता है इसका, इसको पिरामिडल ज्योमेट्री इसको हम कहते हैं। तो नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, और 3 जो वर्टिसेस होते हैं उसको कौन ऑक्युपाई करता है, 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से इसका टेट्राहेड्रन बनता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये ठीक है, और एक लोन पेयर रहता है। तो इस तरह का हम टेट्राहेड्रन देखते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ रहता है, आपका सेंटर में रहता है, और ठीक है, एक वर्टिसेस में लोन पेयर आता है, बाकी 3 वर्टिसेस में आपके क्या आते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और नाइट्रोजन कहाँ रहता है आपका, बीच में। तो इसका यही इसका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स टी और एफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूज टी फॉर ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट लगा के रखी हुई इन्होंने, इन स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो हमने पढ़ा हुआ है सेपर थ्योरी में, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो हमारी है, कि लोन पेयर की रिपल्सन ज्यादा होती है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर की रिपल्सन। तो ये बिल्कुल सही है, पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड देखते हैं, जनरल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम इंक्रीज, वैल्यू बॉन्ड एंगल फॉर द नॉर्मल बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज। गलत, हमने पढ़ा है कि जब भी लोन पेयर नंबर बढ़ता है किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। थर्ड वन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन H2 इज 2 वाइल नाइट्रोजन इन अमोनिया इज 1। बिल्कुल सही है, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है और वाटर में 2 लोन पेयर रहते हैं। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। थर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन फ्लोराइड एंड जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस। ये भी गलत है स्टेटमेंट, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बसेपर थ्योरी ने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए थे, उन्होंने बताया था कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे, और किस तरीके से उनकी ज्योमेट्री होगी, और किस तरीके से उसकी शेप होगी। सिर्फ वो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं डिस्कस कर पाया, बाकी उसने स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी हद तक सटीक जानकारी दी थी। तो इसका ये स्टेटमेंट, तो उसमें पहले क्या बनेगा इसका आंसर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, भी इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनमें आपने आइसोस्ट्रक्चर और आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखने हैं। तो आप हाइब्रिडेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि सिंपल देखिए, नाइट्रोजन ये आपका, इसमें दोनों में हाइब्रिडेशन आपकी यहाँ पे sp2 रहेगी, ठीक है, दोनों की हाइब्रिडेशन sp2 है, और दोनों का स्ट्रक्चर जो रहेगा देखिए, ये मैंने कैसे कैलकुलेट की, देखिए मैं इसको बता देता हूँ। 5, और इसमें हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है, 5, और ऑक्सीजन हमेशा डाइवेलेंट है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, पर नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल में, तो 5 और 1 6 हो गए, 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, नंबर 3, तो sp2, और इसमें भी क्या होगी, sp2 होगी। और सेकंड, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो सेम आएंगे आपके, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, और 8 और 3 हो गए 24, 24 और 7 कितने हो गए आपके 31 + 1, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन
सिस्टम है ये आपका। और ये भी देखिए, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8, 8 3 24, और साथ में 2 इसने और लेके रखे हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज और प्लस करेंगे इसमें 32। ये दोनों सिस्टम में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, और यही आपका क्या रहेगा आपका आंसर, यही आपका आइसो स्ट्रक्चर। दोनों के हाइब्रिडेशन भी सेम है sp2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने इसमें 32 अलग। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। तो अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, अगर आपके स्ट्रक्चर भी सेम हो तो उसको आइसो स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ICl2, तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। हम जानते हैं आयोडीन की जो वैलेंसी है हैलोजन फैमिली की वो होती है 7, और इसमें हमेशा जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो भी मोनोवैलेंट एटम है, तो ये 2 एटम इसमें जुड़े हुए हैं, और इसमें आपको एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस चार्ज इसके ऊपर है, और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये नंबर कितना आता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आता है 8। तो 8 की क्या आएगी, आएगी sp3। तो sp3 इसमें हाइब्रिडेशन आपकी आएगी, ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी, ऑप्शन डी विल बी राइट। इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर PCl5। तो PCl5 में इट 3 PCl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, इट इन्वॉल्व sp3, बिल्कुल ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल PCl बॉन्ड आर इक्वल, नहीं ये गलत है स्टेटमेंट, ये वाली गलत है, क्योंकि हम जानते हैं जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो तो सेम होते हैं, पर जो एक्सेल बॉन्ड होते हैं थोड़े लंबे हो जाते हैं। PCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपका ट्रायगनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो आपको मैं बॉन्ड हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला लंबा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ही थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ इसकी लंबी हो जाती है। ये बॉन्ड लेंथ तीनों की बराबर होती है, पर ये 2 जो एक्सेल बॉन्ड है उनकी डिफरेंट होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल, अगर इसकी लंबाई डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, तो उनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो इसका सी स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट वन। तो सी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। C2H2 इज आइसोस्ट्रक्चर विथ, सो C2H2 हम जानते हैं ये किसके साथ आइसोस्ट्रक्चर रहता है। C2H2 ये एस्टेलिन है, एस्टेलिन की हाइब्रिडेशन कार्बन की अगर निकालते हैं तो sp आती है आपकी। ठीक है, और CO2 की हाइब्रिडेशन भी क्या होती है, sp होती है। इसकी शेप भी कैसी है आपकी, लीनियर, और जो आपका एस्टेलिन है उसकी शेप भी क्या रहती है आपकी, लीनियर। तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चर आते हैं आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, तो आपका इसका सही आंसर क्या रहेगा, योर आंसर विल बी दिस वन। कौन सा मैंने बताया आपको, ये आपका CO2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव बॉन्ड एंगल, तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल 120 है तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। अगर 180 हो तो क्या रहती है, sp, और 109 हो तो क्या रहती है, sp3। हमें पूछा गया इसमें s करेक्टर कितना होता है, s करेक्टर निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन आपकी आ रही है sp2। तो टोटल ऑर्बिटल कितना हो गए, 2 p के हैं और एक s का, टोटल हो गए 3। और s कितना है इसमें, 1 पार्ट s है, तो टोटल में से 1 पार्ट s है तो कितना हो गया, 1/3, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा परसेंटेज टोटल कितना, 33%। तो 33% होगा। आपको याद कर सकते हैं, sp में 50% होता है, sp जो 2 है उसमें आपका 33% होता है, और sp3 में आपका रहता है वो है 25%। इसको निकालने का तरीका यही है, टोटल आप काउंट कर लो कितने ऑर्बिटल हैं, और जितना पार्ट उसमें s रहेगा उसको आप, उस पार्ट को आप टोटल पार्ट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, उतना परसेंटेज आपका निकल आएगा। ठीक है, बहुत ईजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आगे मूव करते हैं। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ I3 रिस्पेक्टिवली। तो I3 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, I3 नेगेटिव का अगर हमने शेप निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं I2 नेगेटिव, इस तरीका का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम जानते हैं वैलेंसी कितनी है कार्बन सॉरी आयोडीन की, वो है 7, और यहाँ पे जो आयोडीन 2 जुड़े हुए हैं इसके साथ आयोडीन एटम वो भी 2 हैं, तो टोटल मोनोवैलेंट ही है ये, क्योंकि डबल ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। और इसमें नेगेटिव चार्ज उसको प्लस कर दो, तो ये आपके पास आया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आया आपके पास 5, तो इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp3d। अब देखिए इसमें बॉन्ड कितने बने हैं, 2,
जबकि नंबर कितना आ रहा है आपका 5, 5 में से 2 बॉन्ड पेयर कर दिए तो 3 लोन पेयर आएंगे इसमें। ठीक है, तो 3 लोन पेयर आएंगे और इसकी जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी, शेप इसकी रहेगी आपकी लीनियर, क्योंकि अगर आप इसकी शेप बनाते हैं 3 लोन पेयर आपके ऐसे रहेंगे इसमें आईडी में, इस तरीके से। लोन पेयर हमेशा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में कहाँ रहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में, एक आयोडीन ऊपर रहेगा और एक आयोडीन नीचे। तो आपको लग रहा है लीनियर, एक ही लाइन में तीनों आयोडीन आ रहे हैं आपके। तो इसका जो आंसर आप रीड कर सकते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल सही, लीनियर ज्योमेट्री, यही मिल गया ऊपर आपका आंसर। ये ठीक है, बाकी पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, क्योंकि आपकी हाइब्रिडेशन आ रही है sp3d, और इसकी जब उन्हें शेप बनाई वो क्या बनी आपकी, लीनियर शेप आ रही है इसकी। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही की वजह से ही शेप होती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर हैव डायरेक्शनल करेक्टर। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। sp2 एस सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। तो सिग्मा बॉन्ड हम जानते हैं किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और कार्बन के साथ बन रहा है, पर कार्बन के सभी जो एटम है वो बेंजीन में क्या है, हाइब्रिडाइज हो चुके हैं। वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सारे एटम आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। पर हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया वो क्या है, वो आपका हाइब्रिड नहीं है हाइड्रोजन का एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हाइड्रोजन के पास s होता है, जबकि कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2s बॉन्ड पूछे हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं इसमें, 1 2 3 6। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 6, आंसर विल बी 6। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो 6 होगा। आप देख सकते हैं कि sp, क्योंकि बेंजीन में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और हाइड्रोजन के साथ वो जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो होता है वो 1s होता है सिर्फ। ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें होता है 1s, तो उसके साथ ही बॉन्ड बना रहा है वो। तो 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा 6। आगे मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड जीनॉन। इसमें टेट्राफ्लोराइड आर, तो उसमें टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आंसर दिया हुआ, तो रीड करिए। तो SF4 में देखो कैसे हम जानते हैं, SF4 की अगर हाइब्रिडेशन निकालें तो सल्फर की वैलेंसी रहती है 6, 6 4 10, और 2 से डिवाइड किया तो नंबर आया 5, तो ये आया 5 नंबर आया। पर यहाँ जुड़े कितने, 4, 4 बॉन्ड बने हैं, तो इसमें लोन पेयर आएगा 1। SF4 में लोन पेयर कितना आया आपका, 1। CF4 में डेफिनेटली 4 4 8, 4 4 8 आया तो 4 आया नंबर आपका, और 4 ही जुड़े तो लोन पेयर आया 0। और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में जिनॉन की वैलेंसी होती है 8, 8 में आपके 4 हाइड्रोजन सॉरी फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 8 4 12, तो ये नंबर आया 6। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर 6 आया, तो 6 में से 4 जुड़े हुए हैं, 4 बॉन्ड तो बनाए इसने, देखो इसके साथ फ्लोरीन के साथ। तो आपका बचा कितना, लोन पेयर बचे 2। तो सही आंसर है 102, 102 ढूंढिए, देखिए ये 102 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस कंपाउंड जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो यार जिनॉन टेट्राफ्लोराइड हाइब्रिडेशन निकालो आप, तो क्या निकलेगी, sp3d2 निकलेगी, क्योंकि जिनॉन की वैलेंसी होती है 8, 8 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा नंबर आपका, और 6 आया है, तो देखिए लोन पे कितने बचेंगे, फिर 4 जुड़े हुए हैं, 4 बॉन्ड तो बने हैं फ्लोरीन के साथ, तो 6 में से 4 माइनस करें, 2 लोन पेयर आएंगे। और अगर आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो लोन पेयर क्या रहेंगे, ऊपर नीचे लोन पेयर रहेंगे, और आपका जो फ्लोरीन रहेंगे वो कैसे जुड़े होंगे आपके, इस तरीके से जुड़े होंगे, और वो होंगे आपके प्लेन में, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो योर ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। ओके, इस तरीके से इसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर रहेगा ए, इस ऑप्शन का आंसर क्या रहेगा आपका, ए 23rd का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन डाइमर। तो उसमें आपको पूछा हुआ है कि जो डाइमर होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि BH3 हमेशा डाइमर में एग्जिस्ट करता है, और BeH2 भी डाइमर में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर भी एग्जिस्ट करता है, डाइमर में एग्जिस्ट करता है ये। तो इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर बना के, तो कैसी इसकी हाइब्रिडेशन रहेगी। तो डाइमर में जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इसका इस तरीके से हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, आपने पढ़ा होगा बनाना बॉन्डिंग के बारे में, डाइब्रेन इस तरीके से बनाना बॉन्डिंग रहती है, ये वाली बनाना बॉन्डिंग। तो अगर आप देखें कितना, एक बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3। ठीक है, और यहाँ देखिए
ये अभी sp3, तो यहाँ पे इसमें तो डाइमर में बोरॉन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। जब बेरिलियम हाइड्राइड की बात करते हैं तो इसका जो डाइमर होता है इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है, और ये ठीक है। तो ये वाला इसको और ये ठीक है, तो इस तरीके से इसका बॉन्ड रहता है। तो ये देखिए कितने बॉन्ड आ रहा है, ये एक, ये दो और ये तीन, तो इसकी रहेगी बेटा sp2। तो sp3 एंड sp2 आएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हाइब्रिडेशन पूछी हुई है, तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन में, तो 3 और 1 वाला कार्बन के साथ है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगी। यहाँ भी देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 है यहाँ भी, तो sp3 इसकी भी sp3 होगी। और नेक्स्ट वाले में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, दूसरे वाले कार्बन के साथ भी 3 है, तो क्या होगी sp2 होगी। और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक में पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, तो टोटल इसमें पास भी कितने हैं 3, तो ये भी हो गया sp2। तो इसका सही आंसर रहेगा sp3 sp3 sp2 sp2। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो योर आंसर विल बी हेयर sp3 sp3 sp2 sp2 sp3, ये इसका आंसर है। दिस वन विल योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन NO2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम अंडरगो, तो उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन हम जानते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। ये आती कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाए NO2 का, तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग करता है और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसने कुल मिला के कैसे इसको हम बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है एक और एक सिग्मा है, तो 2 सिग्मा ये हो गए और एक इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका स्टेरिक फैक्टर अगर हम काउंट करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड ऑर्बिटर में रहता है। तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 2 और 1 3। जब 3 होंगे तो क्या आएगी sp2। तो sp2 आप याद रखें sp2 हाइब्रिडेशन होती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल आपका, ठीक है। ये भी आपका डाइमर ही एग्जिस्ट करता है, N2O4 में एग्जिस्ट करता है, ये डाइमराइज हो जाता है ये। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आगे मूव करते हैं, या आप इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन CH4 विथ व्हाट चेंज इन द हाइब्रिडेशन डज कार्बन एटम अंडरगो। तो हम बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। जब भी आप मीथेन को जलाते हैं तो आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 एंड H2O। तो यहाँ कार्बन देखो, यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में था, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, और यहाँ कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है हमेशा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, देखो आपको ये 2 सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये वाले पाई हैं, तो ये sp में चला जाता है, तो sp3 से sp में जाएगा, ये sp3 से sp में, तो ये आपका आंसर रहेगा उसमें, ठीक है। मूव करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। तो उसमें बताना है कि द नॉन प्लेनर स्पीसीज, नॉन प्लेनर क्या होंगे, जिनकी हाइब्रिडेशन आपकी sp3 होगी या sp3 से ज्यादा होगी, वो सारे के सारे नॉन प्लेनर होते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जहां भी आपका कार्बोनेट आ गया तो प्लेनर रहता है भाई, ठीक है। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि सारे स्पीसीज इसमें ग्रुप में क्यों है यहाँ पे। तो अब इसके अलावा कहीं आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, SO यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, इनकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके, तो आप इसका आंसर बड़े इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा, आप इसको चेक कर लें, ठीक है। इनकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बहुत इजीली इसकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जिनकी हाइब्रिडेशन आपकी सबकी अगर ऐसी आती है तो डेफिनेटली इसका आंसर वही होगा। मूव करते हैं 29 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन व्यू ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें ये सारे के सारे एटम प्लेनर हैं, और ये ट्रांस पोजीशन में देखो लग रहा है ये ट्रांस आइसोमर है ये। और जब भी ट्रांस आइसोमर होता है तो डाइपोल मोमेंट आपका नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका डाइपोल ऊपर को जाएगा, इसका नीचे को जाएगा, डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट डाइपोल क्या आएगा इसका, म्यू इक्वल टू जीरो। सीस का नहीं होता, सीस का डाइपोल मोमेंट होता है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मॉलिक्यूल एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज। तो ज्यादा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, तो आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो आप सबके स्ट्रक्चर लिखिए और उनमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका
टोटल कितने 5 बॉन्ड बने हैं, 4 आपके फ्लोरीन एटम है इसमें और एक ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड तो रहेंगे सिग्मा बॉन्ड इसके बीच में 5 हैं। पर इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो नंबर आता है वो आता है 6 में से 4 5 सॉरी, तो इसमें एक लोन पेयर होगा, इसमें एक लोन पेयर रहेगा आपका। दूसरे में चेक करते हैं ये, और 10 टोटल है 10, तो 5 यहाँ 4, यहाँ भी एक आपका एक ही आएगा क्योंकि 2 और 2 4, 4 एटम तो जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। 2 इसके जुड़े हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। टोटल आपका नंबर हाइब्रिडेशन का आ रहा है 5, sp3d आ रहा है। तो उसमें अगर हम 5 में से 4 माइनस करते हैं तो एक लोन पेयर बचता है इसमें। और इसमें देखिए जरा, यहाँ पे टोटल आपकी हाइब्रिडेशन आती है 8 और 3 6 आता है, 6 में से 3 इसमें जुड़े हुए हैं, तो 3 लोन पेयर इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, लोन पेयर 3। और इसमें देखते हैं जरा, इसमें भी आपका जिनॉन 8, तो ये 4 आ रहा है इसमें, क्योंकि जिनॉन, क्योंकि ये डाइवेलेंट एटम है तो उस जिनॉन की हम काउंट करेंगे तो आपका नंबर क्या आ रहा है 4। 4 नंबर आ रहा है आपका। कैसे कैलकुलेट किया पता आपको, बैलेंसी मैंने आपको फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा। एच का जो फार्मूला रहता है हाइब्रिडेशन का होता है 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम की आपने हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ कैटाइन, जितना कैटाइन चार्ज है उसको माइनस करेंगे। अगर आपका मॉलिक्यूल एनाइन में है तो जितना नेगेटिव चार्ज उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जिनॉन ट्राइऑक्साइड में हमने पढ़ा है कि इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी है, जिनॉन नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है 8। अब ऑक्सीजन डाइवलेंट है ही नहीं है, तो यहाँ हम 0 कर देंगे क्योंकि मोनोवलेंट एटम हमने काउंट करना है यहाँ पे। और ये ना कैटाइन है ना एनाइन है, तो ये 8, तो 8 को हम 4, अगर 4 है तो यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं एटम, 3 जुड़े हुए हैं, तो 4 में से 3 चलेगा एक लोन पेयर। तो हम देखें तो देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ किसमें कितने 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 लोन पेयर आपके होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आपके कितने लोन पेयर किसके बीच में रहेंगे, देखिए आपका इसमें लोन पेयर, हमने इसमें लोन पेयर कितना काउंट किया हमने, इसमें लोन पेयर काउंट किया हमने एक, ठीक है। और इसमें लोन पेयर भी हमने एक ही काउंट किया, ठीक है। इसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा आ रहे हैं 3, और इसमें लोन पेयर कितने आ रहे हैं 1। तो सही आंसर है मैक्सिमम नंबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं जो लोन पेयर वाले हैं, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोन पेयर्स विल बी देयर इन जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड अगर देखा जाए तो हमारे पास की हाइब्रिडेशन आती है sp3d2, ठीक है। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, 6 में से 4 जुड़े हुए हैं, तो कितने बचेंगे, 2 लोन पेयर होंगे इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ IF5 कैन बी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एज। तो IF7 जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसकी हाइब्रिडेशन अगर काउंट करें तो sp3d आएगी, क्या आएगी इसमें, sp3d2 आएगी इसकी, ठीक है। तो sp3d2 आएगी, तो 5 इसमें जुड़े हुए हैं, तो 2 आपके इसमें एक लोन पेयर रहेगा आपका, एक लोन पेयर होगा। और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी यही बनेगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इसमें आएगी, आप चेक कर लें इसको। तो ये इसके लिए बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या रहेगा आपका, सॉरी एक लोन पेयर रहेगा, आपका एक्सियल पोजीशन रहेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, और यहाँ पे सबसे कम रिपल्सन रहेगी इस ज्योमेट्री में। तो बेस्ट ज्योमेट्री इसकी यही बनेगी, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट IO2F2 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेपर थ्योरी। तो उसमें आप चेक कर लेते हैं कि कैसा रहेगा। हम जानते हैं इसके हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें तो आयोडीन की वैलेंसी होती है 7, और यहाँ पे मोनोवैलेंट सिर्फ आपके फ्लोरीन एटम है तो 2, और इसमें चार्ज है 1, तो प्लस करेंगे तो ये आया 10, और ये आया sp3d, क्योंकि 5 नंबर आ रहा है तो 5 के लिए आती है sp3d, ठीक है। और यहाँ पे एटम कितने जुड़े हैं 4, तो एक लोन पेयर होगा इसमें से, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और 2 आपके फ्लोरीन है, तो 5 में से 4 चलेंगे तो एक इसमें क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से अगर लोन पे रखा जाए तो ये आपकी इसकी जो शेप आएगी वो किस तरीके से रहेगी, देखिए ये आपका ऐसे रहेगा आयोडीन, ठीक है। और इसमें आपके ये 2 फ्लोरीन रहेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपका लोन पे रहेगा, ऊपर को ये आपका ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से इसका रहेगा। तो ये शेप बनती है इसकी, ठीक है। आपका लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा, तो ये सी सा की तरह लगता है देखने में, ठीक है। सी सा ज्योमेट्री जैसे SR4 की रहती है ना, और तो सीसा रहेगी ये। तो उसमें लोन पेयर जो होता है 2 I O डबल बॉन्ड रहते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि लोन पेयर ऑफ 2 I, तो
हम इस तरीके से बना सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ दिखा सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा आपका, और ये ऊपर एक F। तो ये आपकी सीसॉ ज्योमेट्री शेप इसकी रहती है मॉलिक्यूल की, और इसमें लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के साथ। तो आपकी ए स्टेटमेंट भी सही है और सी स्टेटमेंट भी सही है। तो ए और सी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी योर बोथ डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन ये ए एंड सी बोथ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 34 नंबर क्वेश्चन पे। I3 आयन हैज, तो डेफिनेटली I3 आयन को हमने पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसकी जो शेप रहती है वो लीनियर रहती है, और इसकी जो हाइब्रिडेशन रहती है वो sp3d रहती है। ट्रायगनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है और इसकी शेप लीनियर रहती है। इसमें 3 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट इसको रीड करके देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट ये पहली है, 5 इक्वेटोरियल लोन पेयर, central atom of 2 axial bonding pair in trigonal bipyramidal arrangement. 5 equatorial lone pair of central atom and 2 axial बॉन्ड पेयर ऑफ पेंटागन, बिल्कुल गलत है। 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर, तो ये बिल्कुल सही है। स्ट्रीट देखो, 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम और 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर है। ये यही बताई मैंने आपकी, इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री बनती है। देखिए ये लोन पेयर, ये 2 और ये 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर, ये ऊपर को आयोडीन होगा और नीचे को आयोडीन होगा, ठीक है। इसलिए इसकी शेप ऊपर से नीचे कैसे नजर आ रही है, लीनियर में नजर आ रही है। तो और ज्योमेट्री इसकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो इसका सही आंसर यही है, सी करेक्ट स्टेटमेंट यही है इसकी। आगे मूव करते हैं। The hybridization of atomic orbital of nitrogen NO2 plus NO3 नेगेटिव एंड अमोनिया। तो अमोनिया में तो, अमोनियम आयन में तो sp3 रहती है, ठीक है। और NO3 नेगेटिव में काउंट करेंगे तो 5 और एक 6, बैलेंस ही 5 होती है, नेगेटिव चार्ज उसमें प्लस करेंगे तो 6 हो गए। 6 को डिवाइड करते हैं हम 2 से तो आता है 3, तो 3 में sp2 आएगी, ठीक है। और NO2 प्लस में करेंगे तो नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 5, और यहाँ पे प्लस चार्ज को माइनस कर देंगे तो 5 में 4, तो sp, तो इसका ही आंसर इसका ही रहेगा, sp2 एंड sp3। तो आप फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डी करेक्टर, तो पहले हम इसकी हाइब्रिडेशन निकालेंगे, देखेंगे इसमें कितना डी इन्वॉल्व है, तो और उसके बाद इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं इजली, ठीक है। तो हम जानते हैं ICl5 है, तो I 7 और 5 12, तो sp3d2 आएगा। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास, 6 हो गए, ठीक है। तो d2 ओवर कितना 6 मल्टीप्लाई 100, तो ये 33% के करीब डी आएगा इसमें, ठीक है। 33% डी आएगा। इतने हैं कि SO3 सल्फ, जो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसमें पाई बॉन्ड बना होता है। अब पाई बॉन्ड किसके बीच में बना होता है, सल्फर के पास d ऑर्बिटल पड़ा होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल होता है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग रहती है। तो इसमें कौन से d ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड रहते हैं इसमें, और इसमें जो 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से हैं, तो डेफिनेटली वो ऑर्बिटल वही होंगे जो साइड वाइज ओवरलैप करने के लिए एलिजिबल होंगे। साइड वाइज ओवरलैप कौन करेगा, क्योंकि ये तो DXZ और DYZ, ये इसके जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब DXZ और DYZ और DXY, इनमें जो लोब होते हैं वो इन बिटवीन द XY YZ और ZX प्लेन में रहते हैं। तो यहाँ तो ये होंगे नहीं, तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स वाई या फिर जेड, ये वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेंशन किया नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ मेंशन किया हुआ है, और यही वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। पर यहाँ पे गलती से जिन्होंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस ऑर्बिटल की अगर हम शेप देखें तो कुल मिला के इसकी शेप कैसी रहती है, इसके जो 4 लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस में होगा, ये वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, पी के साथ जो पी एक्स है और या पी वाई है ऑक्सीजन के पास, उसके साथ क्या कर सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय sp3d हाइब्रिडेशन विल हैव स्ट्रक्चर, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है sp3d में, हम जानते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल रहता है, ठीक है।
और टी स्ट्रक्चर पूछा, ज्योमेट्री तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। हमसे पूछा गया स्ट्रक्चर या शेप, तो शेप किस पे डिपेंड करती है? शेप डिपेंड करती है उसमें कितने बोन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसमें टी शेप है, लीनियर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ आइदर ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर डिटरमिन करता है कि आपकी शेप कैसी रहेगी। ठीक है, अगर आपके 3 लोन पेयर आते हैं ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री में, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, तो डेफिनेटली आपकी जो शेप रहेगी वो आपकी लीनियर रहेगी। अगर आपके पास 2 लोन पेयर आते हैं तो आपकी शेप टी शेप होती है। अगर आपका 1 लोन पेयर आता है ट्रायंगल बाइपिरामिडल में तो आपकी शेप सीसा शेप रहती है। तो इसका सही आंसर डी रहेगा। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 39 ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब भी कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है, पता आपको, तो कौन से बॉन्ड बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल से? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ लिखा हुआ आयनिक बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और लिखा हुआ है आगे में डी, बी और सी। डी में लिखा बी और सी, तो बी और सी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि जो नॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा आपके कौन से बॉन्ड बनाएंगे? दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 एंड कैल्शियम हाइड्राइड। तो CCl4 एक कोवलेंट कंपाउंड है, जबकि कैल्शियम हाइड्राइड हमारा, जिसको हम हाइड्रोलिस कहते हैं, वो हमारा कैसा कंपाउंड है? कैल्शियम एक मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड इन CCl4 एंड इलेक्ट्रोवैलेंट इन कैल्शियम हाइड्राइड, तो इसका सही आंसर बी रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल। जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा तो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रहते हैं? आपस में लीनियर रहते हैं। उनके बीच में कैसी ज्योमेट्री रहती है? लीनियर। तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा आपका? 180 रहेगा, 180। तो उसने एंगल पूछा हुआ है कि ओवरलैपिंग होने के बाद जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसमें क्या एंगल रहेगा? 180 का। अगर 3 हाइब्रिड एस और 2 पी अगर हाइब्रिडाइज होते हैं तो 120 रहता है। अगर एक एस 3 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो 109 रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। द पेयर ऑफ स्पीसीज हैव आइडेंटिकल शेप इज। तो आपको उसमें ढूंढना है कि कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी शेप क्या आपकी आइडेंटिकल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है CF4 एंड SF4। दूसरा है PCl3 BF3, और ये C जिनॉन डाइफ्लोराइड और CO2, और PF5 एंड IF5। तो यहाँ तो होगा नहीं। CF4 का जो होता है वो टेट्राहेड्रल रहता है। SF4 को आप जानते हैं सल्फर, ये सीसा ज्योमेट्री रहती है, इसकी शीशा शेप रहती है। PCl5 की आपकी पिरामिडल रहती है, BF3 की ट्रायंगल प्लेनर रहती है। जिनॉन डाइफ्लोराइड और CO2, देखो जिनॉन डाइफ्लोराइड में आपका जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्रायंगल बाइपिरामिडल बनती है, 3 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उसकी लीनियर ज्योमेट्री रहेगी ऐसे। इसकी ज्योमेट्री ऐसी इस तरह की रहती है, लीनियर। तो यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे लीनियर ज्योमेट्री, और इस तरह का रहता है। ठीक है, और CO2 की ज्योमेट्री भी क्या होती है? लीनियर। तो यही है जो आपके कैसे हैं अभी, जो आपके आइडेंटिकल शेप वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका, दैट विल बी योर सी। सी आपका सही आंसर है इसमें, सी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? इंक्रीज बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मेक होमोटोमिक मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव। तो बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो जाती है, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो एटम्स और क्लोज आ जाएंगे, तो आपकी बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, ये भी बिल्कुल सही है। बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी एटम्स के बीच में, क्योंकि नजदीक आ जाएंगे। तीसरा, डिस्टॉर्ट द रेगुलर मॉलिक्यूल, ये आपका नहीं है। ज्योमेट्री में कोई डिस्टोरेशन नहीं आती, ज्योमेट्री में डिस्टोरेशन लॉन पेयर की वजह से आती है। मेक होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स मोर रिएक्टिव, होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स को भी रिएक्टिव कर सकती है ये। जब भी 2 एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड में हम क्या कर सकते हैं? एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये भी इसका सही ऑप्शन लग रहा है, बी और डी ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट लिटिल बिट वेरी मच क्लोज टू द क्वेश्चन। सो आप इसको दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग।
तो यह कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो आपके एटम्स आपस में उसके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो हर एटम के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। तो यहाँ ढूंढिए, या सिंगल इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, देखिए डी ऑप्शन इज गिवन है, तो आपका इसका आंसर जो रहेगा डी ऑप्शन, सिंगल इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, तभी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो आपस में ओवरलैप करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, और एक बॉन्ड में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों की स्पिन आपस में क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मॉलिक्यूल्स विच हैज पिरामिडल शेप, तो बहुत आसान सा है, PCl3 इसमें आएगा आंसर, PCl3 का जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp3 आएगा, और इसमें तीन आपके बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर है, इस तरीके से रहेगा ये। इसका अगर शेप देखें तो ये आपका लोन पेयर रहेगा, और ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो ये अमोनिया की तरह शेप है इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो पहले ही मिल गया हमारे को, बाकी इनका चेक कर सकते हैं आप। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका। ठीक है, PCl, आप इसका भी इसका सबका चेक कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कोवलेंट एंड शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन द फॉर्मेशन। तो यार इसका तो एक्सपेंडेड नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, ये भी आपके इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सपेंडेड कौन सा होगा? ClF3। अगर आप ClF3 का देखें तो क्लोरीन के पास क्या आते हैं? ClF3 में इसकी हाइब्रिडेशन अगर निकालें तो इसके पास इसका टी शेप आता है। कैसा आता है? टी शेप, इस तरीके से शेप आता है इसका, ये ऊपर होता है क्या। और देखो कितने इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, तीन बॉन्ड पेयर हैं, तो तीन दो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और दो लोन पेयर हैं 6 दो, दो लोन पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 6 4 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास ClF3। तो ClF3 जो उसका जो ऑक्टेट है दैट इज मोर देन 8, उसके क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, सॉरी 10 हो जाएंगे, नॉट 8, 10 हो जाएंगे इसके पास। बहुत ईजी है इसको देखने के लिए, आप इसको हाइब्रिडेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। विच एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यार सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ इसमें एस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, पी के सिर्फ PZ करता है, डी के भी कुछ एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें सही आंसर यही रहेगा, एस ऑर्बिटल ऑलवेज, जो हर जगह एस ऑर्बिटल जहां भी होगा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। एक बात सुन लो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड टू एंड ओवरलैप रहता है ना, एंड टू एंड ओवरलैप हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग किसकी होगी? PP ऑर्बिटल, और P कौन से? जो परपेंडिकुलर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है तो PX और PY ऑर्बिटल जो होंगे वही क्या कर सकते हैं, आपस में ओवर साइड वाइज ओवरलैप करके PX के साथ ओवरलैप करेगा, PY के साथ, और साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज टी शेप। तो टी शेप अपने अभी हमने डिस्कस किया, टी शेप इसमें किसकी आती है? ClF3 की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीट पूछा हुआ है। तो ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड इंटरहैलोजन कंपाउंड है ये, दिस कंपाउंड इज इंटरहैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, देखते हैं चला। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म, बिल्कुल सही है ये। पाई बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल गलत। तो ये लग रही है पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड में भी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ P, ये बिल्कुल सही है। पाई बॉन्ड रिजल्ट द लेटर ऑफ, ये भी सही है। तो सिर्फ बी स्टेटमेंट जो है आपकी इसमें गलत है, तो इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मिक्सिंग of atomic orbital, separation of orbital, removal of electron pair। तो hybridization is a process of intermixing of the orbitals, atomic orbital। यही इसकी डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की। जब आपके डिफरेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो उनके जो करैक्टर होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं कुछ, और उसके बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PO4 फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन ही सेम है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जरा, फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या आएगी? फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है तो 5 इसकी वैलेंसी आई, और इसमें कोई मोनोवैलेंट आइटम नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो यहाँ पे चार्ज कितना? 3, 3 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आया? 8/2 4, तो sp3 आई इसमें। अब sp3 वाला देखो जरा, इसमें sp3 नहीं आएगी, इसमें चेक करेंगे यहाँ भी sp3 नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, सिर्फ ये बचा आपका डी आंसर। डी में सल्फर में देखो जरा, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? 6, और चार्ज कितना इसमें? 2 नेगेटिव, तो प्लस करके 6, तो यहाँ भी क्या आ रही है आपकी? 4, तो sp
3 आ रही है, तो यही आपका आंसर, इसमें डी आंसर इसका सही आंसर, दिस आंसर इज राइट। तो डी वाला आंसर जो आपका यहाँ पे सही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 52 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम कवर करेंगे कोवलेंट बॉन्ड डिलोकलाइज कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और समझें। जहाँ भी आपको लगता है कि एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव, प्लीज़ आप पोस्ट करें, कमेंट सेक्शन में डालें। आई विल रिप्लाई, आई विल ट्राई टू करेक्ट देम। थैंक यू।